नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज एक ऐसा मौका है जब हम हफ्ते में 2 बार वायु प्रदूषण पर बात कर रहे हैं। और इस बार वायु का प्रदूषण जो पराली है उसके जलने की वजह से नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस पर आज संसद में भी चर्चा हो रही है। देश की लोकसभा के भीतर, देश के भीतर हो रहे वायु प्रदूषण पर। और उसमें भी सबसे खास बात, ये प्रदूषण दिल्ली को अपनी चपेट में पहले लेता था, अब ये प्रदूषण दिल्ली को निगल रहा है, क्योंकि दिल्ली के स्कूल कॉलेज बंद हो गए, फैक्ट्रियां लगातार जहर उगल रही हैं, बाज़ारों में स्थिति यह है कि जो दुकानदार हैं उनके पास ग्राहकों की कमी हो गई है, और सुबह जो वॉक पर निकलते हैं सेहत के लिए, उनकी सेहत कम बन रही है, उनकी जानलेवा स्थिति ज़्यादा बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है वो जानलेवा तो है, उसने पूरी दुनिया में दिल्ली और देश को बदनाम कर दिया है। आज इस पर हम इसलिए विस्तार से बात करेंगे क्योंकि कभी ये हालत चीन की राजधानी बीजिंग की हुआ करती थी, लेकिन चीन ने कठोर निर्णय और उन पर कठोरता के साथ अमल जब किया, तो पिछले 10 सालों में चीन की राजधानी का जो वायु प्रदूषण है वो 600-700 से घटकर 100 के भीतर आ गया है। ये जो लेवल है बताता है कि आप फैसला करें और उस पर अमल करेंगे तो हालात सुधरते हैं। लेकिन अगर दिल्ली के पास केमिकल फैक्ट्रियां हैं, कोयले की फैक्ट्रियां हैं, कोयला जल रहा है, गाड़ियों में प्रदूषण है, धुआं छोड़ते हुए वाहन चल रहे हैं, तो फिर सांस लेना दूभर तो होगा, हम जान बचाने के भी हमारे लाले पड़ जाएंगे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर देश की सरकार या दिल्ली की सरकार क्यों नहीं कर पाती कठोरता से अमल। इस पूरे मुद्दे पर एक लाइन में और जोड़ूंगा। देश की राजधानी को संकट में देखते हुए चीन ने एक ऑफर किया, एक प्रस्ताव दिया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो प्रदूषण से निपटने में या बचने में वो सरकार की मदद कर सकती है। ये भी एक खास बात है। अगर हम चीन का सामान खरीदते हैं तो उसकी जो चीन का मॉडल है उसको लेने में क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत वही है कि हम कठोरता से अमल कैसे करेंगे। उपाय तो हम सब बता सकते हैं, लेकिन उनको लागू करने का भी तो कलेजा चाहिए, जज्बा चाहिए। इसी पर विस्तार से बात चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से हमारे विशेष मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े नागेंद्र सिंह परमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं कमल राठी जी, और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सौरभ पोपली जी, जो क्लाइमेट चेंज और अर्बन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं। सौरभ जी, आपका भी स्वागत है। दिल्ली से नागेंद्र जी का स्वागत है। राठी जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा तो तब होती जब पानी सर के ऊपर निकलता है, और अब ये चर्चा देश की संसद में हो रही है। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि संसद में चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर चिंतित है, लेकिन रास्ते कोई निकलेंगे, इसकी सबको उम्मीद है कि अब कोई रास्ता निकलेगा जो दिल्ली को प्रदूषण से बचाएगा और देश के, दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की सूची से दिल्ली को बाहर करेगा। क्योंकि अभी दुनिया के 50 प्रदूषित शहर अगर हैं तो 47 शहर भारत के हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपकी राय? नमस्कार। फिलहाल हालात ये हैं रघुवीर जी, जैसे हम 2 दिन पहले भी हमने ये डिस्कशन किया था कि स्थिति बहुत अति गंभीर है, और शायद ही कोई ऐसा देश है जो इतनी बड़ी कीमत चुका रहा है वायु प्रदूषण की साल दर साल, जो कि पिछले 10 साल में 40% और बढ़ गई है। मतलब 10 साल पहले के मुकाबले पिछले साल जो उसकी कीमत हमने चुकाई वो 40% ज़्यादा है। आने वाले वर्षों में ये और ज़्यादा हो जाएगी। मैं इसकी सबसे बड़ी इसके 2 पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला ये है कि देखिए, जब हमने उपयोगितावाद को अपना बुनियादी मूल मंत्र बना दिया, तो हमने उसके चलते सारी हमने अर्थव्यवस्था उसी के आसपास इर्द गिर्द हमने कर दी। हमने प्रकृति का साथ छोड़ दिया। हमने जो चीज़ें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाती थी, जो चीज़ें हमें सेहत देती थी, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। देखिए, उपयोगितावाद तो ये कहती है कि आप जीडीपी बढ़ाइए, अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो उससे जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स की आमदनी बढ़ेगी। पर अगर आप पारदर्शिता अपनाएंगे, शॉर्ट टर्म में तो ये सही है, पर लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं आपकी इकोनॉमी पर, और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, जो आपका
आपका ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स पे जो नुकसान होता है वो बड़े लंबे समय तक आपका चलेगा। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से आप अगर शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं तो आप देखिए आपने किस तरह वैज्ञानिक तर्क को आपने उपेक्षित किया है। आपने अरावली को की जो अभी डेफिनेशन आई है उसमें सारे वैज्ञानिक शायद ही कोई ऐसा वैज्ञानिक होगा या शायद ही कोई ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र से वाकिफ होगा जिसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि अरावली की डेफिनेशन ही बदल देती है, जो सबसे पुराना एक पर्वत श्रृंखला है धरती की, मतलब पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला है वो, और क्योंकि उसमें बहुत सारा इरोजन हो चुका है, देखिए उसकी हाइट कम है, उससे उसका पारिस्थितिकी तंत्र से का बेनिफिट कम नहीं हो जाता। उसने आज आपके पूरे रेगिस्तान को जो कि हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है, उसको एनसीआर को बचा रखा है। आपने जैसे ही अरावली को का नष्ट करने का आपने तंत्र बना दिया, अगर आपने वो वैज्ञानिक तर्क को आपने हटा दिया और आपने सिर्फ उपयोगितावाद आपने अपना मूल सिद्धांत बनाया, सिर्फ आपको अर्थशास्त्र, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट से अगर आपको मतलब है, तो ये जो कार्यक्रम है 4 लाख बच्चे पिछले साल मरे हैं, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स बता रही हैं। वायु प्रदूषण से 17 लाख लोगों की जानें अनुमानित हैं कि ये गई हैं। ये 80 आपके जो पद्म विभूषण से जो नवाजे अलंकृत डॉक्टर हैं, उन्होंने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसको अल्टीमेटली हम ऐसा ही देखेंगे कि ये उपयोगितावाद का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। आप जिस रास्ते जा रहे थे वहां पे आप उस मुकाम पर हम पहुंच गए जी। तो नहीं, सवाल ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि देश की संसद में इस पर चर्चा हो रही है, उपयुक्तवाद अपनी जगह, अब इसका रास्ता क्या आगे क्या हो सकता है? क्योंकि उपयुक्तवाद सरकार छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये उसके अब मूल धर्म में शामिल हो गया कि पहाड़ों को काटना, सड़कें बनाना, जंगल काट कर डेवलपमेंट करना। लेकिन मैं चीन का बार बार उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2013 में चीन जो है स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। वहाँ जो हवा का AQI लेवल था वो 680 तक पहुँच गया था। अभी दिल्ली का लेवल जो है वो 700-800 के आसपास चल रहा है। अगर पानी का स्प्रे हटा दिया जाए तो ये शायद इसके और ऊपर निकल जाए। लेकिन चीन ने बहुत कठोरता के साथ नियम बनाए और उनका पालन भी उसी ढंग से कराया। और सबसे खास बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो राठी जी भी बताएंगे और नागेंद्र जी भी उस पर हम बात करना चाहेंगे। भारत में सड़क बनाने के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ किया जा रहा है। चीन ने 3,500 करोड़ पेड़ लगाने के लिए 12 स्टेट में उनकी $100 अरब का निवेश किया है। हम पेड़ काट रहे हैं और चीन ने समझ गया कि अगर पेड़ नहीं बचे तो फिर चीन का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीज़ें ठीक है, केमिकल फैक्ट्री आप हटा रहे हैं, शहरों से दूर ले जा रहे हैं, इसके अलावा वाहनों को आप ठीक कर रहे हैं, फिर जो इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्रियों में उसमें आप कोयला ख़त्म कर रहे हैं, कोयले की जगह आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहनों में आप इलेक्ट्रिक वाहन को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो सब चीज़ें बेकार हैं, जंगल नहीं बचेंगे तो सब बेकार है। मैं नागेंद्र जी सबसे आखिरी में आपके पास आऊँगा क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली जो भोग रही है उसको पूरा देश देखकर सर्दी से नहीं काँप रहा है, डर के मारे काँप रहा है कि अगर सांसें थम जाएंगी, सांसें नहीं ले पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उसके पहले मैं आऊँगा कमल राठी जी आपकी तरफ, आप क्या सोचते हैं? राजेंद्र जी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत सादर नमस्कार। वायु प्रदूषण को लेके एक्चुअल में ऐसा अपने को समझना चाहिए कि आज से 10-20 साल 30 साल पहले हमारी एक जरूरत थी, पूरे विश्व की एक जरूरत थी, एक विकास करने का, विकास का एक मॉडल था और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उस समय प्रकृति को गौर नहीं किया गया, प्रकृति के बारे में सोचा नहीं गया। लेकिन उसके बाद जो विकसित शहर हैं, विकसित देश है, उनने प्रकृति को भांप लिया कि हमें इससे ये सब चीजों से हमें तकलीफ हुई, तो वो पीछे हटके कुछ प्रकृति के लिए भी काम करने लगे। हमारा भारत देश भी अभी विकसित होता देश है और इस वक्त हम उस सोच को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि हमें संतुलन कैसे बनाना है विकास और प्रकृति के बीच में। अब एक संतुलन की जो लड़ाई है पूरे विश्व ने, चाइना ने, अमेरिका ने, स्पेन ने तो कोयला बंदी कर दिया, हम आज भी कोयले की खदानें अलॉट कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है
वो मॉडल को जब तक हम सस्टेनेबल मॉडल पे नहीं लाएंगे, डेवलपमेंट भी चाहिए, सड़कें चाहिए, लेकिन हमें कितनी चौड़ी चाहिए भाई, अन्यथा जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी हम अगर सड़कें बना रहे हैं तो वो ठीक नहीं है भाई। जितनी आवश्यकता है उतनी सड़कें बना लें, जितनी चौड़ी जरूरत है उतनी बना लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, आज हम उसकी जगह कहाँ, जैसे भोपाल का ही उदाहरण ले तो अयोध्या बाईपास सड़क जिसकी बहुत चौड़ीकरण की आवश्यकता आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ जगह आरक्षित थी उसके लिए और उसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, लगभग 10,000 पेड़ लगे हुए हैं, तो की बात की जा रही है। जबकि उससे 2 किलोमीटर आगे ही एक नई सड़क पहले भी बन गई, तो उस सड़क को अगर उपयोग कर लें तो ये 10,000 पेड़ बच सकते हैं। लेकिन सरकार की सोच में नहीं है कि हम ऐसे सड़क पेड़ बचाएं। और अभी एक हाल ही में 10-15 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पेड़ों को लेकर काफी गंभीर चिंता व्यक्त की गई और 6-7 अधिकारी, बहुत उच्च स्तरीय अधिकारी वहां पर मौजूद थे और कोर्ट ने कहा था कि इन अधिकारियों को 1 महीने के लिए अगर हम दिल्ली जैसी जगह भेज दें तो शायद इनको पेड़ों की कीमत समझ में आएगी। तो लेकिन राठी जी, दिक्कत ये नहीं है कि अयोध्या बाईपास के 10,000 पेड़ अभी बचा लिए जाएं। हमारा कहना है कि आप काटें, लेकिन पहले पेड़ लगा दें, उसके बाद आप काटना शुरू करें। सड़कें ठीक है, हमको आज लगता है कि वो गैर जरूरी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्लान के हिसाब से 2 साल बाद उसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। कई बार लगता है कि जब हमारे यहाँ प्यास लगती तो हम कुआं खोदते हैं। अगर सरकार सड़क पहले बना रही तो उसको धन्यवाद है, लेकिन पेड़ काटने के पहले वो पेड़ लगा दे। वो जब पेड़ सर्वाइव कर जाए फिर पेड़ काटना शुरू करो, क्योंकि अगर आप पहले पेड़ काटते हैं और फिर पेड़ लगाते हैं तो वो बात गुम जाती है और पेड़ तो बचते नहीं है, जो लगे होते हैं वो जरूर कट जाते हैं। मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, आप बात पूरी करें या तो आप राठी जी। उसमें ऐसे कई उदाहरण हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये जो आपने कहा कि सड़क की आवश्यकता है, लेकिन इसी के लिए पूरे विश्व में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया कि ये सड़कों की आवश्यकता के कारण जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है, उस असंतुलन को ही संतुलित करने के लिए एक पूरे विश्व में पेरिस समझौता हुआ, एक सस्टेनेबल मॉडल विकास करने की बात पूरे विश्व में हो रही है। हमारा देश भी कर रहा है, हमारा देश भी कोई पीछे नहीं है। आज भी मैं नगरीय प्रशासन मंत्री जी की प्रेस वार्ता सुन रहा था, वो ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। इंदौर में 12-15 लाख पेड़ उनने लगाए हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। सारी चर्चाएं हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन हम जब तक इस सस्टेनेबल मॉडल को आम आदमी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी से कहूंगा, सरकार को बाद में दोषी मानूंगा। सरकार तो वो काम करेगी, जनप्रतिनिधि वही काम करेंगे जो जनता चाहेगी। तो आज हम अपने घर के सामने पेवर लगाना अपना गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम रोड पे पानी वेस्ट करना गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये सब चीजों की जब हम बात करते हैं तो पहले पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, हमें कितना विकास चाहिए, कितना नहीं चाहिए। इसके लिए भी हमें अपने आप में पहले विचार करेंगे, हम अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि को बोलेंगे, उसे मानना पड़ेगा जी। अगर जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं मानेगा तो अगली बार उससे। राठी जी, आप जो बता रहे हैं वो बड़ी आदर्श स्थिति है कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाए, लेकिन देश की जनता तो वोट देकर सो जाती है, फिर वो कहती है कि अब सब जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है, पार्षद की है, विधायक की, सांसद की है, और फिर जीतने के बाद सारे पार्षद, विधायक, सांसद अपने काम में जुट जाते हैं। चुनाव के 2 साल पहले वो जनता की तरफ लौटते हैं और तब तक फिर चुनाव आ जाता है, तो फिर चुनाव में सारी बातें गुम जाती हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि 17 दिसंबर को चीन की जो राजदूत हैं, जो प्रवक्ता है भारत में, उन्होंने कहा कि वो मदद करने को तैयार हैं दिल्ली के प्रदूषण से। अभी जो सर पर पानी गुजर रहा है वो सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, 80% लोग बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं, उनके ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में स्थिति खराब हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने उस दिन भी कहा था, 2 दिन पहले भी, कि दिल्ली में तो कम से कम मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। AQI लेवल 600-700 पर जा रहा है। ये स्थिति कभी बीजिंग की हुआ करती थी, अब वहाँ 68 और 70 के बीच में AQI लेवल चल रहा है। ये दिल्ली चीन ने बताया कि समस्याओं से वो निपटना जानता। लेकिन नागेंद्र जी, उपाय ऐसा नहीं कि दिल्ली वाले कोई रॉकेट साइंस से उस प्रदूषण को कम कर रहे हैं, या हिंदुस्तानी उन उपाय को नहीं जानते, भारतीय लोग। सवाल है कि उसको लागू कैसे किया जाए। सड़कों पर वाहनों की कमी कर देंगे तो फिर आप अपयश का शिकार होंगे, सरकार की आलोचना होगी। सरकार इससे डरती क्योंकि हिंदुस्तान में वोट की पॉलिटिक्स ज़्यादा है, चीन में वोट की राजनीति नहीं है, इसलिए वहाँ हर चीज़ पर कठोरता से काम होता है। यहाँ तो कल वोट चाहिए नगर निगम के लिए,
परसों चाहिए विधानसभा के लिए, 3 दिन बाद चाहिए लोकसभा के लिए। तो सरकार अपयश से बचना चाहती है, लोगों की जान जाती है तो जाती रहे। मुझे लगता है कि इस पर गौर करने की जरूरत है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लोग जिंदा रहना चाहिए। आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि अब जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर की, अब उस पे तात्कालिक उपायों से कोई काम बनने वाला नहीं। अब तो इस पे दीर्घकालिक उपाय की जरूरत है। तात्कालिक उपायों की जरूरत तो आज से 8-9 साल पहले या 10 साल पहले थी। अब जो हेल्थ इमरजेंसी है, अब जो दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट है, अब जो दिल्ली एनसीआर वासी नरक भोग रहे हैं, जीते जी नरक का अनुभव जो हो रहा है, उसमें तात्कालिक उपायों से कुछ काम नहीं बनने वाला। लेकिन जरूरत इसी बात की कि सरकार इस बात को, सत्ता इस बात को समझे तो सही। अभी तो सत्ता तो इसको, प्रदूषण को एक मौसम समझ रहे हैं वो तो, कि जैसे मौसम आते और जाते वैसे प्रदूषण भी आ रहा और जा रहा है। जब सरकारें धुआं और धुंध में फर्क नहीं करने को तैयार कि प्रदूषण वाला धुआं है और धुंध में क्या फर्क है, तो सरकार की समझ में आती है कि सरकार कितनी सीरियस है इसे लेके। आप ये देखिए ना स्थिति। और राघवेंद्र जी, अगर हम इसको सिर्फ दिल्ली एनसीआर की समस्या समझ रहे हैं तो आप मानिए कि इस मुद्दे की गंभीरता को हम बहुत कम करने जा रहे हैं। अब ये दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है। दिल्ली एनसीआर की समस्या ये 8-10 साल पहले थी, अब ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई गंभीर या अति गंभीर की श्रेणी में हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि भोपाल में भी ये बहुत खराब की श्रेणी में तो है, जयपुर में भी ये खराब स्तर की श्रेणी में तो है, अगर हम मोहाली की बात करेंगे वहां भी खराब स्तर की श्रेणी में। तो अब तो ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। और अब सरकारों को और विपक्षों को मेरा ये मानना है कि अब इसमें आरोप खेलने का समय बचा नहीं है। अब तो इस पे बैठ के कुछ ठोस करने का जरूरत आ गई है, वरना ये सांसों का संकट, ये हेल्थ इमरजेंसी पूरे उत्तर भारत के लिए एक विकराल समस्या तो बनी गई है और बहुत बन जाएगी। मुझे वो एक जॉन एरिया का शेर ना याद आ रहा है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अब इतना हादसा तो हो गया कि दिल्ली एनसीआर के 70% लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं वायु प्रदूषण के चलते। सरकार इससे ज्यादा और क्या बड़ा हादसा चाहती है, वो सरकार को देखना है। बिल्कुल, हालात मैंने बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। सांस लेने की दिक्कत इतनी हो गई है सौरभ जी कि अब स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑफिसों की संख्या घट रही है, बाजार में खरीदारों की तादाद घट रही है। अब इसके बाद तो फिर ये होता है कि वहाँ एक तरह से कर्फ्यू लग जाए। मुझे लगता है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार इस आपदा में भी कोई अवसर तलाश कर ले, लेकिन कठोरता से पालन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर करना है तो करना पड़ेगा। वहाँ के अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद बढ़ानी तो बढ़ानी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आपको आगे रखना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी में। और केमिकल इंडस्ट्री जो दिल्ली के आसपास है उनको दिल्ली के बाहर करना पड़ेगा, और इतना दूर कि उसकी हवाएं दिल्ली या उसके आसपास के जो कस्बे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस हैं, क्योंकि दिल्ली ऐसा है कि यहाँ से हरियाणा भी जुड़ा हुआ है, पंजाब भी है और राजस्थान भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली है वो एक तरह से चौतरफा प्रदूषण को फैला रही है। और बाकी फिर शहरों में हम भोपाल में अपना काम कर रहे हैं पेड़ काट कर, जयपुर में सरकार और लोग गैर जिम्मेदारी से काम कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अब डिले करने का मामला नहीं है ये। आपकी राय? रघुवीर जी, इसमें 4 पहलू मैं मुख्य गिनाना चाहता हूं आपको। पहला पहलू है कि आपकी नियम क्या है, नियमित आपकी स्ट्रैटेजी जो हो, रणनीति हो, वो नियम उसके लिए आधारित हो। दूसरा ये है कि अनुशासन हो। तीसरा ये हो कि आपका उससे जो आपकी रणनीति है तो उसमें आपकी ढांचागत हो वो। अभी हमने जो शहर बसाए हैं, हमने कोई ढांचा उसके लिए ढांचागत उसका तरीका रखा नहीं, क्योंकि मास्टर प्लान आया ही नहीं। और जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो पिछले 11 साल से धूल खा रही है, उस पर हमने अमल ही नहीं किया। अगर हम नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को अपनाते हैं तो हमें सीधी एक पारदर्शी पॉलिसी मिलती है, एक ढांचागत एक तरीका मिलता है अपनी पोल्यूशन को कम करने का, एयर पोल्यूशन को कम करने का। हमने इसी वजह से, शायद इसी वजह से उसके ऊपर कभी तवज्जो दिया ही नहीं। हमने चाहा कि हमारे शहर का घनत्व का फैलाव बढ़ता रहे, क्योंकि उससे बिल्डरों को और तमाम लोगों को फायदा होता है। अच्छा, उसमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं सकता।
अगर आपकी एक बस चलती है तो आपकी 40 गाड़ियां सड़क से हट जाती हैं, पर फिर भी हमें चाहिए कि हम सड़क बनाएं जिससे कि 40 गाड़ियां और बढ़े, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा लगभग ठप हो चुका है इस शहर में। जी। ये राजधानी है और इसमें कम से कम 1500 बसों की कमी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कम 1500 बसों की यहाँ पर कमी है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर उसको तरीके से देखना जाए तो। जी। और तरीका बात यह है कि अगर आप ढांचागत तरीके से उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे और शहर का फैलाव इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें फेल है, जैसे बीआरटी फेल हो गई। और हमने उसकी जगह जहां एक बस चलती है 40 हमने प्राइवेट निजी वाहन वहां शुरू किए, जिसमें कि एक मध्य वर्ग के ईएमआई भरे, इंश्योरेंस भरे, पेट्रोल का खर्चा बढ़े, और वही सारा खर्चा बच्चों के अपॉर्चुनिटीज से हटे, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से हटे, और वायु प्रदूषण का उसमें विस्तार हो रहा है, दूसरा विस्तार है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन सवाल ये कि मास्टर प्लान पर हमारा भी, जिस तरह से हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान को लेकर भी हमने कई बार चर्चा की। राठी जी, समय कम बचेगा, लेकिन मैं इस पर जरूर चाहूँगा कि मास्टर प्लान का नहीं बनना भी एक तरह का सामाजिक अपराध है, क्योंकि बिना प्लान के फिर शहर अपने हिसाब से बेतरतीब विकसित वैसे होता है जैसे कोई पेड़, जंगली पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी डगालें कहीं भी चली जाती है, उनको काटने छाटने वाला माली नहीं होता। सरकारों ने तो व्यवस्था इसलिए की थी ना कि मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलपमेंट हो, तो जब मास्टर प्लान नहीं होता है तो फिर पेड़ भी कटते हैं, सड़कें भी कच्ची पक्की बनती है, बिल्डर अपना काम करते हैं, और फिर फैलाव बढ़ता। जो सौरभ जी चिंता जता रहे हैं कि आप शहर का विस्तार कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं कर रहे कि घनत्व शहर में बढ़ाएं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएं, ना कि कॉलोनीज बनाकर शहर को बढ़ाएं और फिर एक तरह से प्रदूषण बढ़े, क्योंकि उसके लिए फिर आपको चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो आप व्यवस्था करते नहीं है। आपकी इस पर छोटी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल इस बात से आपके सहमत हूँ कि मास्टर प्लान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मास्टर प्लान में भी हमें अलग ढंग से, जो हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ के मेट्रोपॉलिटन प्लान की बात करते हैं, आज माननीय मंत्री जी ने भी बात रखी, और इन मेट्रोपॉलिटन में हमें सैटेलाइट टाउनशिप की भी बात करना चाहिए। इंटीग्रेटेड टाउनशिप की सरकार ने बात की है, लेकिन सैटेलाइट टाउन्स बन जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जिसपे इन दो चीजों पे फोकस करें। साथ में हमें, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए हम बहुत सारा प्रोत्साहन करते हैं, तो उसी ढंग से हमें कोई ग्रीन इंडस्ट्री, मतलब जो पर्यावरण को लेके कोई इंडस्ट्री अगर बन सकती है कि भाई जो अपने घर पे 10 पेड़ लगा रहा है उसे कुछ प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे दें, या इंडस्ट्री में लगा रहा है, ऐसा कुछ पर्यावरण को भी जब हम इकोनॉमी से जोड़ेंगे और उससे कुछ इनकम हो सके। जैसे नदियां हैं, नदियां के आसपास जब बाढ़ आ जाता है, वहां की जमीनें हम वहां के किसानों को सब्सिडी दे के पेड़ लगाने दे दें, फलदार वृक्ष लगाने दे दें, जिसकी जो इनकम आएगी, जो फल आएंगे वो अपना बेच सके, उसकी एक इनकम हो, और उसकी कुछ सब्सिडी हम उसे दे दें। हम इसके बाई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हमारा मानना ये कि सांसें तो सबको चाहिए, अगर सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती है तब भी सांस तो हर एक को चाहिए ना। सांसों का संकट हो गया है, चाहे वो गांव की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, या अब साउथ की तरफ भी आप देखें तो वहां भी एक तरह से शहरीकरण बहुत हो रहा है। आज नहीं तो कल वो दिक्कत वहां भी आएगी। बेंगलोर की बात करें, चेन्नई की बात करें, खैर ये मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि जो प्रदूषण गाड़ियां फैलाती हैं, नागेंद्र जी, सरकारी वाहन ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, डीजल वाली बसें, उनके ट्रक, आप देखिए कि दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। सरकारों को चाहिए, खासतौर से दिल्ली या नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, आपको घटिया वाहन हटाने पड़ेंगे सख्ती के साथ। इस बात की चिंता की बगैर कि पब्लिक में क्या रिएक्शन है। इसके साथ साथ केमिकल फैक्ट्रियों को आपको शहरों के बाहर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि जो फैक्ट्रियां रात में प्रदूषण करती हैं, सौरभ जी बता रहे थे कि कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो दिन में काम नहीं करती हैं, रात में करती है, और उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं रात भर उड़ता है, क्योंकि लोग सो जाते हैं और उस समय लोग नहीं देख पाते कि ये जो हमारे आसपास फैक्ट्रियां हैं, यही प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा विलेन की भूमिका निभा रही है। मुझे लगता है कि इसमें जनता को भी जागृत होने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी इस मामले में कठोरता से काम करने की ज़रूरत है। ये सारी फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाएं और उनका प्रदूषण कम से कम हो। आपकी टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राघवेंद्र जी ठीक कहा। अब समय आ गया है कि सरकार पर्यावरण, प्रकृति और विकास के बीच एक संतुलन बना के चले, और स्ट्रॉन्ग, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और पब्लिक अवेयरनेस के साथ प्रदूषण के एक आधे नहीं, प्रदूषण के सभी कारणों के निवारण पर एक साथ गंभीरता से काम करे,
और एक दीर्घकालिक नीति बनाए, तभी इस पर्यावरण से मुक्ति संभव है। वरना ये सांसों का संकट और ये हेल्थ इमरजेंसी जो आज दिल्ली एनसीआर की समस्या है, ये उत्तर भारत की समस्या बनने जा रही है, आप ये मान के चलिए। ये समस्या तो बन चुकी है। हम लोग क्या सब चीज़ों को बहुत देर से महसूस करते हैं। समस्याओं के मामले में हमारी संवेदना थोड़ी सी कमज़ोर है। मुझे लगता है कि इसमें चीन की तरह अगर हिंदुस्तान को किसी राज्य का उदाहरण दे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह कठोर फैसले और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, बिना ये देखे कि हमारा कौन है पराया कौन है। जो भी इस जद में आता है उस पर कार्रवाई की जाए और कम से कम हवा पानी ये तो शुद्ध मिले, उसके बाद तो आदमी जी लेगा। समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का इस पर धन्यवाद। कुछ आप कहना चाहते हैं? दो चार वाक्यों में। जी, जो चौथा मुद्दा है वो न्यायिक है। आप नियम है नहीं, या है प्रदूषण के नियम हैं, एयर क्वालिटी के नियम हैं, पर अगर फैक्ट्रियां उसमें उत्सर्जन कर रही हैं तो उसको चेक करने वाला अगर कोई नहीं होगा, या वो अपने स्वतः से उनके अपने अनुशासन से वो में नहीं चलेंगे जी, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी 17 लाख की जो आबादी है, जो कोविड के बराबर एक सॉर्ट ऑफ डेथ टोल हुआ है, वो आगे बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। देखिए, वो एक करप्शन भी एक किस्म का प्रदूषण है, उस पर भी बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत है। लेकिन अभी तो जो सरकारें हैं वो तत्काल फैसले करें और कठोरता से लागू करें, तभी लोग सांस ठीक से ले पाएंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। सौरभ जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।